ईरान से युद्ध में मारे गए सैनिकों के सम्मान समारोह में ट्रंप ने खौफनाक ऐलान किया है। ट्रंप ने धमकी दी है कि अब ईरान को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप ने ऑर्डर दिए हैं कि ईरान जहां भी एमटी प्रोग्राम शुरू करेगा उस अड्डे को बमों से पाट दिया जाएगा। ईरान के ड्रोन, जॉर्डन में डीप स्ट्राइक, रेवोल्यूशनरी गार्ड के रॉकेट और बहरीन में बारूदी तांडव, मुश्तबा के लड़ाकों का कुवैत में कहर। ये सब इस बात का संकेत है कि अमेरिका ईरान का युद्ध अब फाइनल राउंड में पहुंचने वाला है, जहां सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं हो रही। अब ये रेंज बनाम रेंज, ड्रोन बनाम एयर डिफेंस और मिसाइल बनाम बम वर्षकों की टक्कर है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि ईरान B-1 बम वर्षक वाला कहर झेलने के लिए तैयार रहे। ईरान पर ट्रंप 13,600 किलोग्राम का बम फोड़ने जा रहे हैं। ये ऐसे बम हैं जो विमान से गिराए जाने के बाद अंडरग्राउंड बंकर तक पहुंचते हैं। इससे ऐसा धमाका होता है जिसकी वजह से इन्हें बंकर बस्टर बम कहा जाता है, यानी ऐसा बम जिसके विस्फोट से पिकैक्स पहाड़ के परखचे उड़ जाएं। लेकिन ट्रंप ने ईरान के अंदर अंडरग्राउंड ऑपरेशन का ऑर्डर रिलीज किया है, जिसका मकसद पिकैक्स पहाड़ को उखाड़कर ईरान का यूरेनियम हासिल करना है। लेकिन ट्रंप के मिशन का पता चलते ही ईरान इतना बौखला गया है कि बारूद की डोज को जस्ट डबल कर दिया है। ईरान फुल फॉर्म में हमले कर रहा है, बिना रहम किए ट्रंप से हिसाब ले रहा है। ईरान मिसाइलों से पीट रहा है, जॉर्डन बचाओ बचाओ चीख रहा है। ईरान ड्रोन बमों की बौछार कर रहा है, बहरीन रहम रहम गिड़गिड़ा रहा है। ईरान रॉकेटों से तबाही मचा रहा है, कुवैत ट्रंप से सीज फायर की अपील कर रहा है। ईरान के जितने दुश्मन हैं, सब सरेंडर मोड में आ चुके हैं। इजराइल तक युद्ध से साइड लेकर एक किनारे खड़ा है। लड़ाई अब सीधे अमेरिका ईरान में चल रही है, जबरदस्त टक्कर हो रही है। अमेरिका रात भर बमबारी करता है, सुबह की पहली रोशनी से ईरान जवाब देना शुरू करता है। ईरान जब जवाबी हमला करता है तो सिर्फ अमेरिका की हालत खराब नहीं होती, ट्रंप से दोस्ती रखने वाले तमाम देश ईरान का ताप झेलते हैं। ईरान पर अमेरिका के जितने बम गिरे हैं, ऐसे हर धमाके ने अब खाड़ी देशों के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का पुर्जा ढीला कर दिया है। ओमान से कुवैत तक, बहरीन से सऊदी अरब तक हर मिसाइल हमले ने ट्रंप को ईरान पर नया प्लान बनाने पर मजबूर कर दिया है। यही वजह है कि ट्रंप ने ईरान को घेरने के लिए अब अपने सबसे विनाशकारी हथियार को उड़ाना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन के RAF फेयरफोर्ड एयरबेस से अमेरिकी B-1 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर उड़ान भरते देखे गए हैं। ट्रंप के ईरान के पिकैक्स माउंटेन को निशाना बनाने की धमकी के बाद ब्रिटेन के RAF फेयरफोर्ड एयरबेस पर हलचल तेज हो चुकी है और अमेरिकी B-1 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की उड़ान भरने की तस्वीरें वायरल होनी शुरू हो गई हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका यूरोप में तैनात अपने F-16 और F-35 लड़ाकू विमानों को भी पश्चिम एशिया में भेजने का प्लान बना चुका है। इसके साथ ही एयर टू एयर रिफ्यूलिंग विमान भी ईरान के आसपास भेजे जा सकते हैं। इस बीच इजराइल का बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी एक मिलिट्री बेस बन चुका है। यहाँ पहले भी अमेरिकी सेना के जंगी हथियार तैनात रहे हैं, लेकिन अब तो इनके वीडियो खुद अमेरिकी मीडिया जारी कर रहा है। इसकी वजह ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं। ट्रंप तब तक ईरान को बम से मारेंगे जब तक वो उनकी शर्तों पर सरेंडर नहीं करता। Mr. President, there are no signs that Iran is ready to stop fighting. So what is the plan? Is the plan to just keep bombing until they give up? There are no signs. What? Do you know something that I don't know? So talks are do you know still something possible? That I don't know? Do you know something I don't know? Well, tell us. I will tell you. They want to
desperately meet, and until they're ready to meet in a meaningful way, we have no interest in even. ट्रंप अगर बमों के जोर से ईरान का सरेंडर चाहते हैं तो सुप्रीम लीडर मुस्तबा उनके मंसूबे पूरे नहीं होने देने की गारंटी ले रहे हैं। अमेरिका को रोकने के लिए अब ईरान ने बॉर्डर के इलाकों को पुख्ता सिक्योरिटी जोन बनाना शुरू कर दिया है। ईरान के दक्षिण में बंदर अब्बास, जास्प और सिरिक में अमेरिका ने भयानक हमला किया, तो ईरान के पश्चिम में खुजेस्तान के अहवाज, महशहर, बंदर इमाम और आबादान में हवाई हमले कर रहे हैं। इसके अलावा तबरीज में अमेरिका ने तबाही मचाई है, लेकिन अब रेवोल्यूशनरी गार्ड इन्हीं वॉर जोन को अमेरिकी मिसाइलों और जेटों का कब्रगाह बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे भी ट्रंप अब ईरान में अपना एक भी मिशन कंप्लीट नहीं कर पाए, इसलिए ईरान उनके ऑपरेशन पिकैक्स की हवा खराब करने का पक्का बंदोबस्त कर रहा है। ट्रंप कहां-कहां फेल साबित हो चुके हैं, उसे पहले जान लेते हैं। उनका पहला मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को जड़ से उखाड़ना, मतलब पूरी तरह से खत्म कर देना। लेकिन क्या ऐसा हुआ? 400 किलो संवर्धित यूरेनियम को लेकर अब भी सवाल उठ रहे हैं, इसलिए ये मकसद नाकाम ही दिख रहा है, क्योंकि ट्रंप फोर्स को ईरानी यूरेनियम की करेक्ट लोकेशन तक शायद ही पता है। ट्रंप का दूसरा मकसद ईरान के मिसाइल जखीरे को मिटा देना, लेकिन ईरान के कमांडर दावा कर रहे हैं कि उनके पास इतनी मिसाइल है कि ईरान 20 साल तक लगातार युद्ध लड़ सकता है, इसलिए ये मकसद भी फेल हो गया। ट्रंप का तीसरा मकसद ईरान में बगावत करवा के तख्ता पलट करना था, लेकिन मुस्तफा खमेनी ने ईरान के सर्वोच्च नेता का पद बखूबी संभाल लिया है और ईरान की मिलिट्री लीडरशिप भी कायम है। यानी ट्रंप के तीनों मकसद नाकाम साबित हुए हैं। ईरान ये वादा कर रहा है कि ट्रंप जितनी भी प्लानिंग करना है करते रहें, उनकी धमकियों और धौस से ईरान डरने वाला नहीं। ट्रंप को अगर ईरान में कुछ हासिल होगा तो वो हार है। نهادهای مطرح شده از طرف میانجی‌ها به ما اعلام شده، ما این رو دریافت کردیم، اما الان در مورد جزئیاتش من اجازه بدید که دیگه ورود نکنم، ولی اصل موضوع که در این روزها هم دستگاه دیپلماسی فعال بوده و هم ایده‌هایی ईरान ने हॉर्मुज से लगे बॉर्डर पर भारी हथियारों की तैनाती शुरू कर दी है। ईरान आज रात खाड़ी देशों पर भयानक हमले के सिग्नल दे रहा है। इस बीच अमेरिका के बम वर्षकों के हमलों का सायरन बज गया है। ईरान की एयर पावर सुपर एक्टिव मोड में है। ईरान के मिसाइल साइट पर लगातार काम चल रहा है, मतलब मुस्तफा के लड़ाकों के पास हथियारों की कोई कमी नहीं। वहीं ट्रंप का वॉर बजट इतना बढ़ चुका है कि उनकी हालत खराब है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि ईरान में अमेरिका के युद्ध का खर्च अब तक 37.5 अरब डॉलर पहुंच चुका है। ट्रंप युद्ध के लिए तुरंत फंड की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकी सांसदों ने इसका विरोध किया है। ट्रंप ने जून 2025 में कांग्रेस से करीब 87.6 अरब डॉलर फंड रिलीज करने की डिमांड रखी है। मतलब 37.5 अरब डॉलर फूंक चुके ट्रंप ईरान युद्ध में अभी दोगुना खजाना लुटाने का रिस्क लेने जा रहे हैं। अमेरिका में ज्यादातर सीनेटर ट्रंप के वॉर बजट बढ़ाने पर भड़के हुए हैं, जबकि अमेरिकी रक्षा मंत्री दावा कर रहे हैं कि यही सही समय है जब अमेरिकी सेनाओं को ज्यादा से ज्यादा बम दिए जाएं। Not unlimited bombs, Senator. I'm asking for the right bombs at the right time to ensure we can deter our adversaries into the future, and that's why this is a generational investment. And it was the previous administration that didn't fund this department. मुमकिन है ऑपरेशन पिकैक्स के लिए ट्रंप कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि पहाड़ी बैटल ग्राउंड पर ईरान से टकराना सबसे जोखिम भरा युद्ध होगा।
इसलिए ट्रंप यूरेनियम हासिल करने के लिए बम वर्षकों से बारूदी बवंडर लाने की रणनीति बना रहे हैं। अमेरिका ने जिस बम वर्षक का ट्रेलर रिलीज किया है उसकी डिटेल जान लीजिए। कितना खतरनाक है B-1 बॉमर। B-1 बम वर्षक लंबी दूरी का स्ट्रेटेजिक बॉमर है। ये 1500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरता है। B-1 की लंबाई 44.5 मीटर होती है। इसका विंग स्पैन 41.8 मीटर होता है। B-1 बॉमर की ऊंचाई 10.4 मीटर होती है। इसके इंजन 4 टर्बोफैन होते हैं। B-1 लगभग 34,000 किलोग्राम तक हथियार ले जाने की ताकत रखता है। B-1 J-डैम बम, स्टैंड ऑफ मिसाइल और लेजर गाइडेड बम ले जा सकता है। B-1 टारगेट पर लंबी दूरी से हमला करने का दम रखता है। इसके साथ ही B-1 लो लेवल फ्लाइट और वेरिएबल स्वीप विंग्स के लिए कुख्यात है। ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान जिस भी साइट पर एटमी प्रोग्राम को शुरू करेगा उसे एक झटके में जमींदोज कर दिया जाएगा। वो साइट चाहे सुरंग के नेटवर्क में बनाई गई हो, किसी पहाड़ पर बनाई गई हो या फिर रेगिस्तान में। अमेरिका की पहुंच ईरान के चप्पे चप्पे तक है। ट्रंप की यह वार्निंग तेहरान की टेंशन दोगुनी करने वाली है। And we will absolutely attack the new site that they're talking about. I mean, how about these people? They're in this because of nuclear weapons and they're trying to possibly reconstitute a site. We'll hit that site. Any site where they're even thinking about nuclear, we'll be hitting it very, very powerfully. ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने पर अड़ा अमेरिका। अब सऊदी अरब को एटमी पावर बनाना चाहता है। ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ परमाणु समझौते को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। ये डील हुई तो सऊदी अरब को अमेरिका से मिलेगा एक सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम और फिर सऊदी अरब यूरेनियम संवर्धन भी कर पाएगा। ये डील अरबों डॉलर की हो सकती है। इस पैकेज में 123 एग्रीमेंट शामिल है। यह समझौता एक तरह से वो नियम है जिसके तहत दूसरे देशों के साथ अमेरिका न्यूक्लियर डील करता है। यूरेनियम संवर्धन वो प्रक्रिया है जो 90% तक की जाए तो परमाणु बम भी बनाया जा सकता है। 123 एग्रीमेंट अमेरिकी एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1954 की धारा 123 के तहत होने वाला परमाणु सहयोग समझौता है। इसके जरिए अमेरिका किसी दूसरे देश के साथ सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ईंधन और तकनीकी सहयोग कर सकता है। लेकिन आमतौर पर ऐसे समझौतों में यह शर्त होती है कि दूसरा देश परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सलमान 8 साल पहले ही अपने इरादे जाहिर कर चुके हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने 2018 में एक बयान में कह रखा है कि अगर ईरान ने एटम बम बनाया तो सऊदी अरब भी एटम बम बनाएगा। शायद ट्रंप के लिए भी ईरान के परमाणु हथियारों की काट प्रिंस सलमान को साधने में दिख रही है। इसलिए खाड़ी में नया परमाणु पावर बनाकर वो ईरानी खतरे को बैलेंस करना चाहते हैं। लेकिन अभी ये बहुत दूर की बात है। अभी तो आलम ये है कि ईरान खाड़ी देशों को अपने इशारे पर नचा रहा है। ईरान जिसे चाहता है उसे मिसाइल से फोड़ दे रहा है। सऊदी अरब एटमी पावर बनने का पहला कदम उठाता भी है तो ईरान उसे बख्शने वाला नहीं। दोनों मुल्कों की पुश्तैनी दुश्मनी का ये राउंड सबसे खौफनाक होगा, क्योंकि ईरान के पास युद्ध में एक तरफा बढ़त है तो सऊदी अरब के पास ट्रंप का फुल बैकअप, यानी अरब वर्ल्ड का युद्ध भी जबरदस्त और विनाशकारी साबित हो सकता है। हमास को नया बॉस मिल गया है। खलील अल हया हमास चीफ तो बन गए हैं, लेकिन सवाल है कि इजराइल कब तक खामोश बैठेगा। नेतन्याहू बार बार वार्निंग दे चुके हैं कि हमास को पूरी तरह मिट्टी में मिला देंगे, मगर खलील अल हया गाजा में नहीं बल्कि कतर की राजधानी दोहा में रहते हैं। तो क्या इजराइल दोबारा कतर में सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है? इजराइल दुश्मन नंबर 1 के सफाई के लिए क्या तैयारी कर रहा है? इस रिपोर्ट में देखिए। हमास ने चुना नया आका।
अल हया को बनाया हमास चीफ। क्या बदलेंगे इजराइल के हालात? भड़केगी सुलगती जंग या निकलेगा बीच का रास्ता? हमास को नया नेता मिल गया है। हमास ने अपने वरिष्ठ नेता खलील अल हया को नया चीफ चुना है। 16 अक्टूबर 2024 को इजरायली सेना के साथ मुठभेड़ में पूर्व प्रमुख याहिया सिनवार की मौत के बाद से ये पद खाली था। करीब 2 साल बाद हमास ने नए चीफ के तौर पर अल हया को चुना है। 1987 में हमास की स्थापना के वक्त ही खलील उसमें शामिल हो गया था। खलील अल हया हमास का राजनीतिक ब्यूरो का प्रमुख रहा है। उसे इजराइल के साथ चल रहे युद्ध के प्रमुख चेहरे के तौर पर देखा जाता रहा है। खलील पूर्व प्रमुख सिनवार के सबसे करीबी लोगों में से एक था। हमास के आंतरिक गुप्त चुनाव में उन्होंने पूर्व राजनीतिक नेता खालिद मशाल को हराकर ये पद हासिल किया है। खलील पिछले 2 साल से मिस्र और कतर में चल रही इजराइल के साथ वार्ता में मुख्य वार्ताकार भी रहे, लेकिन खलील को संगठन से ज्यादा कट्टर मानसिकता वाला माना जाता रहा है और इसकी वजह है खलील का एक बयान और एक प्लान। वो प्लान था 7 अक्टूबर 2023 को हमास का ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म, जिसमें हमास ने इजराइल में घुसकर 1200 लोगों को मार दिया था और 250 लोगों को बंधक बनाकर गाजा पट्टी वाले इलाके में ले गए थे। उस ऑपरेशन को लीड करने वालों में खलील का नाम भी सामने आया था। खलील ने उस काम को महान कार्य बताया था। अल हया खलील ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि यह हमला इजराइल के साथ युद्ध का पूरी समीकरण बदलने के लिए किया गया था। उनका मकसद इजराइल को मजबूर करके बातचीत की टेबल पर लाना था। हालांकि जानकार बताते हैं कि बातचीत की कोशिश तो पहले भी होती रही है, लेकिन ताकतवर इजराइल पर अपनी शर्तें थोप पाने की सूरत में हमास कभी नहीं रहा। हत्या और बंधकों को ले जाकर खलील और हमास के दूसरे लीडरों की कोशिश इजराइल को घुटनों पर लाकर अपनी शर्तों को मनवाना था। वो अलग बात है कि उसके बाद इजराइल ने हमास और उसके प्रमुख नेताओं को चुन चुन कर निशाना बनाना शुरू कर दिया। दो साल क्यों खाली रही गद्दी? 2 जनवरी 2024 को हमास के डिप्टी चीफ सालेह अल अरौरी को इजराइल ने मौत के घाट उतार दिया। 13 जुलाई 2024 को हमास के सैन्य प्रमुख मोहम्मद डेफ का खात्मा कर दिया। इसके बाद 31 जुलाई 2024 को हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल को भी ढेर कर दिया गया। वहीं 16 अक्टूबर 2024 को हमास लीडर याहिया सिनवार को भी मार गिराया गया। इजराइल चुन चुन कर हमास लीडर्स को निशाना बनाता गया, जिससे डरकर हमास ने स्ट्रेटजी बदली और 2 साल तक किसी भी पद पर नियुक्ति नहीं की गई। तब से 5 शीर्ष नेताओं की एक परिषद इजराइल के खिलाफ हमास का संचालन कर रही थी। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा से BA, फिर जॉर्डन यूनिवर्सिटी से हदीस में MA की डिग्री और बाद में PhD करने वाला खलील अपनी शातिर बुद्धि और एजुकेशन की वजह से धीरे धीरे सिनवार का खास बन गया और हमास के राजनीतिक प्रमुख के पद पर पहुंच गया। लेकिन इसके कट्टर होने के पीछे भी एक कहानी है। साल 2014 में हुए एक इजरायली हमले में खलील के बड़े बेटे ओसामा, उसकी बहू और 3 पोते पोतियों की मौत हो गई थी। 2025 में इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में खलील को निशाना बनाया, लेकिन वो बच निकला। मई 2026 में इजराइल के एक हमले में उसका दूसरा बेटा अज्जाम खलील अल हया भी मारा गया। यूं तो अल हया खलील हमास को दुनिया की नजर में राजनीतिक तौर पर मजबूत करने वाले लीडर के तौर पर खुद को पेश करता रहा है,
लेकिन कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक खलील हमास के सबसे कट्टरपंथी नेताओं में से एक है, जिसका मकसद इजराइल का सफाया है। खलील खुद 1967 से पहले की सीमाओं को स्थापित किए जाने और पूर्ण स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की वकालत करता आया है। फिलहाल छुटपुट हमलों को छोड़ दें तो इजराइल और हमास के बीच बड़े स्तर पर युद्ध नहीं चल रहा है। मुमकिन है कि इसीलिए हमास ने अल खलील हया को प्रमुख के तौर पर पेश कर दिया है, लेकिन हार्डलाइंस खलील के चयन से गुंजाइशें गर्म हो गई हैं कि आने वाले दिनों में इजराइल और हमास के बीच जंग के बादल फिर से मंडरा सकते हैं।